नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ऐमन अखलाक अंसारी और मैं आप लोग के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ अपना नया टॉक शो लेकर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के टॉक शो में हम रूबरू होंगे डॉक्टर अभिनव से, जो कि आईएमएस बीएचयू में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद के पंचकर्म विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर निरंतर 9 वर्षों से इस महामना की बगिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने यही नहीं, अपने चिकित्सा कौशल्य से सर ने बहुतों की जिंदगियों को सुधारा भी है। आज के टॉक शो में हम आयुर्वेद के विभिन्न पहलुओं पे बातचीत करेंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ सर। धन्यवाद एमन और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो चलिए टॉक शो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद क्या है और ये लोगों के बीच में कैसे आया। देखिए, आयुर्वेद को लेकर के समाज में इस तरह की धारणा है कि ये केवल एक चिकित्सा शास्त्र है। पर आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। और आयुर्वेद हर व्यक्ति को एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध जीवन जीने की जो ज्ञान है, उसके बारे में बताता है। ये एक जी। अग्रणी और बहुत ही जीवंत पद्धति है। कैसे हमें अपने जीवन को संपूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से जीना है, साथ ही साथ हमारा जीवन समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, ये सब आयुर्वेद में वर्णित है। तो ये जी। केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, इसके साथ ही साथ ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। जी। और आपने जो पूछा कि आयुर्वेद लोक जगत में कैसे आया, जी। देखिए इसको लेकर के हमारी संहिताओं में और आयुर्वेद के जितने भी शास्त्र हैं, उसमें एक आयुर्वेद के प्राकट्य या प्रादुर्भाव को लेकर के बहुत अच्छा वर्णन है आयुर्वेद अवतरण का। ये पूरे उल्लेख के कई सारे अर्थ हैं जो समझना ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत दो उपदेशों के साथ होती है, एक इसमें जी। लोक उपदेश है और एक दैव उपदेश है। तो सबसे पहले इसमें दैव उपदेश आता है, उसके बाद लोक उपदेश आता है। तो दैव उपदेश की परंपरा ऐसे शुरू होती है कि जब ब्रह्मा जी, जो कि संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सृष्टि की रचना करेंगे, तो प्राणी जगत में जो पीड़ा है उसके प्रतिकार और साथ ही साथ लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने सबसे पहले त्रिसूत्र रूपी आयुर्वेद को स्मरण किया, जी। और स्मरण करने के बाद उसको उन्होंने ब्रह्म संहिता नामक एक ग्रंथ में निबद्ध किया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने इसका ज्ञान फिर दक्ष प्रजापति को प्रदान किया। फिर दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान जो है देव चिकित्सक जो अश्विनी कुमार हैं उन तक गया, और उनसे ये ज्ञान जो है देवराज इंद्र तक गया। यहाँ तक की जो परंपरा है वो देव उपदेश कहलाती है। अब तक ये आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो लोक परंपरा में नहीं आया था। नहीं था। उसके बाद लौकिक उपदेश की शुरुआत होती है, जिसमें ऐसा आता है कि जो सतयुग का पीरियड है, उस समय जो हमारी धरा है उसमें सभी कुछ जो है वो अपने संपूर्ण गुणों से युक्त है। वायु, जल, जी। देश, काल सब व्यवस्थित है। प्राणी मात्र भी धर्मपरायण हैं और किसी प्रकार की मनोविकृति नहीं है। नहीं। लोग स्वस्थ हैं। जी। पर धीरे-धीरे से सतयुग बीत रहा होता है, तो लोगों के अंदर क्रियाशीलता का ह्रास होता है और आलस्य उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है। इससे धीरे-धीरे लोगों के अंदर संचय की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और इस संचय से फिर लोभ उत्पन्न होता है। और जी। ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि इस लोभ से फिर भिन्न-भिन्न प्रकार के और मानसिक भाव और रोगों की उत्पत्ति होती है। और इस तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर मनुष्य रोगों से आक्रांत होता है। और जब इस तरह से लोग रोगों से आक्रांत होते हैं, तो हमारे यहाँ एक ऋषि परंपरा है जो इस तरह की चीज़ों के निराकरण के लिए हमेशा सतत क्रियाशील रहती थी पहले, जैसा कि लिखा हुआ है। तो फिर हिमालय में एक ऋषि गोष्ठी का आयोजन होता है, जिसमें देश देशांतर से बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं, और वो इस पर निदान खोजने का तो प्रयास वो भी करते हैं। एक तरीके का हम कह सकते हैं कि संभाषा या जी, सेमिनार एक था। तरह का वो आप समझ कर रखिए कि एक तरह का सिम्पोजियम और सेमिनार ही है, जिसमें जी। हर आदमी अपने मत व्यक्त करेगा, तो और उस उससे टाइम भी लोग इतना अवेयर थे। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी उस ये। पर मैं चर्चा करते हुए जी। आपको बताऊँगा कि कितना वैश्विक स्वरूप है उसका, उस तरह की जी। जो गोष्ठियों, उसका वैश्विक स्वरूप कितना था। तो जी। उसमें जी। सभी पूरे वैश्विक स्तर से हर जगह से लोग आते हैं, उसमें वर्णन आता है। हमारे पास एक बाहलिक देश के भिषक का, जिनका नाम है ऋषि कांकायन, तो माना जाता है जो तुर्किस्तान और ईरान है आज के इतिहास का, उसको बाहलिक जी। मानते हैं। ऐसे हिरण्याक्ष ऋषि का वर्णन हम्म। है, जो आज के युग में जो यूरोप का इलाका है, उसको माना जाता है कि वो जो है वहाँ से आए थे। महर्षि पैंगी का उल्लेख है, जी। जो आज का चीन है, इतिहासकार मानते हैं वो वहाँ से आए थे। तो ये सब उसमें इकट्ठे होते हैं, और वहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि अगर हमें पुरुषार्थ चतुष्ट, जो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, जी। काम जी। और मोक्ष, इसकी जी। प्राप्ति करना, अगर
इसको प्राप्त करना है तो इसके हुँ, मूल में आरोग्य है। मतलब जब व्यक्ति निरोगी रहेगा, किसी भी तरह हुँ, की डिजीज से सफर नहीं करेगा, तभी ये जी, पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाएगा। जी, और बिल्कुल। मानव जीवन का मूल उद्देश्य केवल पुरुषार्थ चतुष्ट की सिद्धि ही है। जी, तो फिर वहां पर डिस्कशन के बाद ये निकल कर आता है कि देवराज इंद्र से इस ज्ञान को लेकर आना हुँ, होगा। इसके लिए महर्षि भारद्वाज का चयन होता है और वो देवराज इंद्र के पास जाते हैं और जी, वहां से हुँ, स्वस्थ और आतुर परायणार्थ हुँ, है आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके लेकर आते ले हैं। तो इस तरह से जो है आयुर्वेद का जो अवतरण हुआ वो पहले दैविक उपदेश हुआ, उसके बाद लौकिक उपदेश हुआ। और इसमें एक समझने वाली बात हुँ, यह है कि अगर हम इस पे गौर करें तो हम ये पाएंगे कि अगर हम संतुलित और सही तरीके से जीवन जी रहे हैं जी, तो हम रोगों से ग्रसित नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। जब हमने अपने जीवनचर्या को बदला और जी, अपने पूरी शैली को इस तरह से किया, तब हम रोगों से आक्रांत हुए। जी, तब हमें आवश्यकता पड़ी कि हमको कोई चिकित्सा शास्त्र चाहिए या जीवन हुँ, जीने की कोई ऐसी शैली चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ बने रह रहें। तो जी, आयुर्वेद का जनमानस में आना इस हुँ, परंपरा के थ्रू हुआ है। इसी को आयुर्वेदा अच्छा, अवतरण कहते हैं, आयुर्वेद शास्त्र को। धन्यवाद सर। आयुर्वेद जो शब्द है सर, इसके लास्ट में वेद लगा हुआ है, जी, तो जी। इसका क्या वेदों से भी कुछ लेना है जी, या बिल्कुल। सिर्फ़ देखिए, ऐसे? हमारे वैश्विक वाङ्मय में जो जी, भी सबसे प्राचीनतम और हुँ, सबसे श्रेष्ठतम वाङ्मय है, वो वेद है। तो जो भी जी, परंपरा मैंने आपको बताई, इस हुँ, परंपरा के आने के बाद जो इसको अभी तक प्रचलन में जो लाया गया, वो आया हुँ, वैदिक परंपरा से। तो जितना भी ज्ञान विज्ञान है, उसका आदिम स्रोत वेद ही है। तो हमारे जो 4 वेद हुँ, हैं, उनमें से अथर्ववेद ही आयुर्वेद का उपजीव्य वेद उपजीवी, है। मतलब हुँ, जो अथर्ववेद है, इसी का उपवेद आयुर्वेद है। और उसके जो ब्राह्मण है वो गोपद हुँ, ब्राह्मण है। ऐसे ही उसके 3 उपनिषद हैं, प्रश्न, मंडूक और मांडूक्य। और आप जब उसको पढ़ेंगे तो ऐसा पाएंगे कि अथर्ववेद में बहुत सारा वर्णन है आयुर्वेदिक हुँ, औषधियों का, रोगों जी, का। जी, और साथ ही साथ गोपद ब्राह्मण में एक वर्णन आता है कि जो भेषज है उससे अमृत हुँ, की प्राप्ति होती है, अमृत से ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है। इस तरह के जी, बहुत सारे उल्लेख हैं। तो माना ही जाता है कि आयुर्वेद जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। कुछ आचार्यों ने इसे पंचम वेद की भी संज्ञा दी है। और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो है कि अगर हम प्रासंगिकता की बात करें तो आज भी अगर वेद का कोई अंग हुँ, सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, वो आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद, और वो जी प्रचलन में सर, है, काफ़ी सालों से लोगों के जीवन में उसका अपना एक प्रभाव है। वो जी, सकारात्मक दृष्टिकोण से लोगों को हर तरह से मदद कर पा रहा है। साथ ही हुँ, साथ ये पुण्यतम वेद है, ऐसा कहा गया है, क्योंकि जी, जीवन दान बिल्कुल, से बड़ा कोई दान बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल ये सर, सबसे बड़ा पुण्य है। जी, और बाकी सारे जो वैदिक साहित्य हैं वो हुँ, परलोक हित साधक हैं ज़्यादातर। जी, तो ये लोकहित साधक भी है और परलोक साधक परलोक भी है, है। तो जी, ये पुण्यतम वेद है, वेदों में भी ये पुण्यतम है, जी। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऐसी बात कही जाती है। सर आयुर्वेद की परिभाषा जो है, वो हमें क्या बताना चाहती है? देखिए, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद। तो आयु जो एक शब्द है वो केवल शारीरिक दृष्टिकोण से समझने वाली बात नहीं है। जीव की अवधारणा आयुर्वेद में एक पक्षीय नहीं है। तो जो परिभाषा आयु की है वो आई है, शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगधारी जीवितम। धारी जी, मतलब शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, इनके संयोग को आयु कहा गया। ये जी, बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। जी, हम केवल फिजिकल एस्पेक्ट को ना देख करके मेंटल, स्पिरिचुअल और सेंसोरियल हुँ, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। वेद जो है उसका अर्थ जो है वो आया है ज्ञान से। उसके चार अर्थ होते हैं, सत्ता, ज्ञान, प्राप्ति, विचार। तो जिस शास्त्र में आयु की सत्ता हो अर्थात अस्तित्व हो, आयु का ज्ञान निहित हो, जी, आयु का विचार हो और आयु की प्राप्ति के साधन बताए गए हों, वो जी, जी, आयुर्वेद है। आयुर्वेद, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेद शास्त्र की जब रचना हुई तो उसमें केवल पर्सनल हेल्थ की बात नहीं की गई, उसमें एक सोशल हेल्थ की बात भी की गई है। जो कम्युनिटी मेडिसिन की बात हम आज करते हैं वो जी, आयुर्वेद जी, की परिभाषा में निहित है। तो आयुर्वेद की एक मौलिक परिभाषा हुँ, है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्त शेताहितम आयुष्मान मानम चातर चेतोक्तम आयुर्वेदा शौचते। उसमें जी, हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु का वर्णन दुखायु, है। इसमें जो सुखायु दुखायु का वर्णन है वो वर्णन है व्यक्तिक स्वास्थ्य को लेकर के, पर्सनल हेल्थ को लेकर के। और हित आयु अहित आयु की जो बात है वो सोशल हेल्थ सोश को लेकर के है। और आप देखिए इसमें प्रधानता किसको दी हुँ, गई है, हित आयु अहित आयु को पहले बोला गया है। जी, तो बिल्कुल, ये माना गया है कि मनुष्य जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, लोक पुरुष साम्य का सिद्धांत या हुँ, याथालोकी तथा पिंडी का जो सिद्धांत है कि जी, जैसे हम जी, प्रकृति में हैं वैसा हुँ, ही हमारे साथ भी है। तो हम हुँ, लोग एक रूप है। तो सोशल हेल्थ के साथ साथ इसमें पर्सनल हेल्थ,
दोनों को कंबाइंड करके जो विचार है उसके मान का, उसके लिए हित अहित चीज़ों का, वो सब आयुर्वेद है। तो बिल्कुल। इसमें कोई एक डायमेंशन पर नहीं सोचा गया है, केवल एक डायमेंशन की, केवल किसी को ठीक करना ही एक डायमेंशन नहीं है। जी, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस को एक साथ ले करके तब इस पर विचार किया गया है। और आयुर्वेद के 2 प्रयोजन भी हैं। उसमें पहला प्रयोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ के स्वास्थ्य का संरक्षण करना। जी। मतलब हम बीमार पड़े बीमारी ही ना ना, होने दें किसी को। उससे अच्छा क्या है? बिल्कुल। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर का जो सिद्धांत है। राइट, राइट। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर या हेल्थ प्रमोटिव सिस्टम के रूप में पहला एस्पेक्ट है स्वास्थ्य संरक्षण का। दूसरा आतुर स्वीकार प्रश्न में है, मतलब रोग का निवारण करना। तो जी, अगर हम सब कुछ करने के बाद किसी कारण से बीमार पड़ जाते हैं, तब फिर हमें क्या करना चाहिए? उसकी चाहिए। उसके लिए रोग निवारण का कंसेप्ट आया है। तो इसमें भी प्रधानता जो दी गई है वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को दी गई है, कि जी, पहले हम प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ काम करें, हम बीमार पड़े ही ना। और जी, अगर पड़ जी, जाते हैं तो उसके बाद उसकी चिकित्सा के बहुत सारे आयाम दिए गए हैं इसमें। जी। तो ये बातें इसमें आयुर्वेद में, अगर परिभाषा या उसको कह लीजिए कि अगर उसके पूरे समावेश को देखें तो इस संदर्भ में आयुर्वेद को समझना आवश्यक है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आयुर्वेद में जो हेल्थ का अप्रोच है, वो क्या है? और या फिर कह लीजिए कि स्वास्थ्य को लेके जो आयुर्वेद का उद्देश्य या पर्पस है, वो क्या है? अच्छा प्रश्न है अमिन। देखो, जैसे मैंने आपसे बताया कि जीव की अवधारणा आयुर्वेद में एक पक्षीय नहीं है, तो जी, जो हेल्थ का अप्रोच है वो भी एक पक्षीय नहीं है। आयुर्वेद सारे पक्षों को लेकर उसकी जो सुखावा स्थिति है इन चारों पक्षों की, जो भी मैं बताऊंगा, उसको स्वस्थ मानता है। तो वो चार पक्ष वही हैं कि एक हमारा पक्ष जो है वो शारीरिक है, एक मानसिक है, एक ऐन्द्रिक है और एक आत्मिक या आध्यात्मिक पक्ष है। आध्यात्म। तो आयुर्वेद में जो स्वस्थ की परिभाषा आई है वो परिभाषा बहुत अच्छी है। वो कहती है समदोषा समान अग्निशा सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिया मना स्वस्थिति विधेयते। स्वस्थिति भी। उसमें जो ऊपर का हिस्सा है, जो प्रथम पाद या पहली लाइन है, वो बात करती है शारीरिक स्वास्थ्य की, जिस पर हमारा आज की डेट में बहुत फोकस है। और जी, ज़्यादातर जो आज के समय के चिकित्सा विज्ञान है वो उस पर ज़्यादा केंद्रित है। और जो नीचे का हिस्सा है उस पर हमारा अपना भी ध्यान कम है, क्योंकि हमने जी, उसको ठीक से कैरी नहीं किया। और साथ ही साथ आज लोगों का भी उस पर ध्यान कम है। इस जी। कारण से हम केवल जो फिजिकल हेल्थ है उसको लेकर ज़्यादा सेंट्रिक है। वो पहली लाइन कह रही है कि जिस व्यक्ति के दोष, अग्नि, हाँ, तो मैं। धातुएं ये सब समावस्था में हो, मल का जी, ठीक प्रकार से निःसरण हो रहा हो, तो वो, और जिसकी आत्मा, इंद्रिय, मन प्रसन्न हो, मतलब वो प्रसन्न अपने हो। जो भी उसके विषय हैं उसका ठीक प्रकार से पालन करे, तो उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा गया है। तो जी, ऊपर का जो विषय है वो शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, नीचे का विषय जो है वो मानसिक, मानस। ऐन्द्रिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो जो चतुष्पक्षीय वर्णन है स्वास्थ्य का, उसमें जो फिजिकल कंपोनेंट है, मेंटल कंपोनेंट है और स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, साथ ही साथ जो उसका एक ऐन्द्रिक भाव जिसको हम बोलते हैं कि हुँ, सेंसोरियल कंपोनेंट है, इन जी, चारों कंपोनेंट्स की जो सुखावह स्थिति होगी वो उस व्यक्ति के लिए स्वस्थ स्वस्थ कहलाएगी। की। तो वो केवल फिजिकली फिट होने से व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उसका मानसिक दृष्टिकोण कैसा है, उसका ऐन्द्रिक दृष्टिकोण कैसा है और उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण जी, कैसा है। तो ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है। डब्ल्यूएचओ की परिभाषा भी इसके बहुत नज़दीक है, उसमें आध्यात्मिक बिंदु को अभी तक नहीं मतलब इंक्लूड किया है। इंक्लूड नहीं किया जी, गया है। सर। अब मैं उसको यहाँ बोलना उचित नहीं मानता हूँ, लेकिन जी, उसमें बाकी चीज़ों को तो उन्होंने का जी, कंसेप्ट आयुर्वेद में बहुत पहले अच्छा से और ही बहुत है। पहले जी, आया है। और अब जा कर के आधुनिक विज्ञान ने मन पर बहुत ज़्यादा वर्णन किया। बल्कि आप जी, अगर दर्शन पढ़ें, जो वैदिक दर्शन है और आयुर्वेद में हुँ, भी मन पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इवन जी, जो ज्ञान परंपरा है उसमें भी मन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, कि जी, आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम मर्तेन ततो ज्ञानम। मतलब मन ही सब कुछ करवा रहा है, कि जी, आत्मा मन से संयोग करेगी, मन इंद्रियों से, इंद्रिय अपने अर्थों से, तभी ज्ञान होगा। और मन की चंचलता और उसको नियंत्रित करना और योग से लेके बहुत सारे विषय हुँ। मन से रिलेटेड आए तभी हैं। शायद कहा भी गया है कि मन के हारे हार जी है, जी मन बिल्कुल। के और जीते एक बात आप जीत। और गौर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो मन जी, की बात है, तो आज के परिवेश में हम जो पाते हैं, तो हम हाँ, बहुत सारी ऐसी डिजीज से सफर कर रहे हैं जो हुँ, साइकोसोमैटिक हैं, जी, जिनमें जो मन का या मानसिक जो कारण है वो हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं।
और इसको आज से बहुत साल पहले भी नोटिस किया गया था। और इसी कारण से जो स्वस्थ की परिभाषा लिखी गई, जो हेल्थ का कंसेप्ट लिखा गया, जी, उसमें इन चारों डायमेंशंस को कवर करने की बात की गई। तो इस हुँ, प्रकार से आयुर्वेद में जो स्वस्थ की डेफिनेशन है वो बहुत हद तक बहुत संपूर्ण और होलिस्टिक अप्रोच के होलिस्टिक है, साथ बिल्कुल, बनाई बिल्कुल गई है। सर। हम उसको हुँ, कितना फॉलो कर पा रहे हैं या हम जी, समाज को जी, कितना उसके बारे में जागरूक कर पा रहे हैं, जी, वो एक अलग कमी हो सकती है हमारी विशेषज्ञों की। डेफ़िनेटली। लेकिन हुँ, इसमें आयुर्वेद में कहीं कोई कमी हो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपने जो आयुर्वेद में स्वस्थ और स्वास्थ्य का जो दोनों का उद्देश्य है और उनका क्या, हेल्थ का क्या अप्रोच है, उसके बारे में बहुत ही अच्छे से मेरे दर्शकों को बताया। और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा सर की बात। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ सर। जो आयुर्वेद के जो आपने अभी बताया कि जो इसके एम है, दो एम है, तो इनको पूरा करने के लिए आयुर्वेद क्या कर रहा है? देखिए, आयुर्वेद में जो मैंने आपको 2 उद्देश्य बताए थे, एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर जो है स्वास्थ्य संरक्षण, और जी, दूसरा था रोग निवारण। तो स्वास्थ्य संरक्षण जो है, वो उसमें आयुर्वेद में बहुत कुछ वर्णित है जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में सबसे पहले तो जितनी भी हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ हैं, तो दिनचर्या का उल्लेख है कि हमें कितने बजे सोकर उठना चाहिए। तो लिखा है कि ब्रह्म जी, मुहूर्त में आप उठें, उसके बाद आप क्या-क्या करें सुबह से लेकर शाम तक, सबका जी, उल्लेख है जी, दिनचर्या में। बिल्कुल। इसके बाद ऐसे ही रात्रिचर्या का उल्लेख है कि कब सोना है, सोने के पहले क्या करना है। और इसी तरह से जो सीज़नल रेजिमेंट्स हैं कि किस ऋतु में किस तरह का पहनावा पहनना चाहिए, किस तरह का खान-पान कैसा खान-पान है? होना हो, जी, जीवन शैली कैसी हो, जी, ये ऋतुचर्या के अंदर वर्णित है और काफ़ी जी, डिटेल्ड ये सब बातें बताई गई हैं। और जी, उस ज़माने में भी ये बताया गया कि आपको उठ करके ब्रश किस चीज़ से करना है, तो उसमें जी, करंज, बबूल, नीम, इन सब की बातें आईं। और गार्गलिंग का कंसेप्ट कवल गंडूश के तरह से आया। तो इस तरह की जी, बहुत सारी बातें कही गई हैं। और सोने के पहले पादाभ्यंग का कंसेप्ट है कि वो हुँ, निद्राजनक है। जी, और इसी तरह से हर ऋतु में आपको कैसे बिहेव करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, जी, जी, इसका ऋतुचर्या में वर्णन है। इसके हुँ, साथ-साथ सद्वृत पालन का एक बहुत अच्छी बात आई है कि जो मैंने आपसे बताया कि आदमी को होना कैसा चाहिए, कि वो सत्य बोले, चोरी ना करे, समाज जी, के प्रति हितैषी हो, आप्तोपसेवी हो, बड़े-बूढ़ों का सम्मान करे। इस बिल्कुल, तरह के जो बिल्कुल आचरण सर। हैं, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य, इंद्रियक हुँ, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बैलेंस्ड संरक्षित रहे। रहे। इसके साथ-साथ आयुर्वेद में योग का बहुत वर्णन है और डिटेल्ड वर्णन है। और योग आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम केवल जी, आसन को योग समझते हैं आज की डेट में, एक अलग विषय है, लेकिन योग केवल आसन और प्राणायाम तक ही निहित नहीं है। जी, जी, वो आध्यात्मिक बिंदु की बात है। उसमें हम कैसे अपने आध्यात्मिक स्वास्थ्य और उस ज्ञान परंपरा को और बेहतर कर सकते हैं, इस विषय के साथ है। इसके साथ-साथ पथ्य-पथ का एक बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। हर डिजीज़ के हिसाब से भी है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल में भी है कि क्या खाएँ, क्या उसके लिए पथ्य है और क्या उसके लिए अपथ्य अपत्य, है। इसका एक बहुत डिटेल्ड वर्णन है। साथ ही साथ वहाँ पर हमारे जैसे कुछ ऐसे निर्देश आए हैं कि जैसे हमारा जो खाने पर जो कुछ चीज़ जिसको हम एब्डोमेन हुँ, बोलते हैं, कि भोजन करने के नियम में बताया गया उसके 3 भाग करने हैं। जी, एक भाग आप ठोस पदार्थों के लिए रखिए, एक भाग द्रव पदार्थों के लिए, एक भाग वायु के संचरण के वायु लिए के या दोषों के संचरण के लिए छोड़ दीजिए। जी, तो किस तरह से आपको भोजन करना चाहिए, उसकी आहार विधि के तरीके। पर और आजकल तो सर यही जो आप कह रही हैं कि लोग उसका कोई कोई पालन नहीं कर रहा कोई है। भाग ही नहीं छोड़ते। लोग हम लोग सोचते हैं कि एकदम जहाँ तक आकंठ जो है आकंठ भोजन कर रहे हैं और हम लोग जी, जी, भूख लगने पर नहीं, समय पर भोजन करने वाले लोग हैं। जी, जी, यहाँ तक का जी। जो विषय मैंने बताया, ये हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। अब इस विषय पर चिकित्सक की आवश्यकता है, तो उसमें हमारे पास सर ऐसा क्या है कि मतलब आयुर्वेद में इतना मतलब इतना अच्छा चिकित्सा का साधन भी है या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को इतने अच्छे से बताया है, उसके बाद भी ऐसी क्या वजह या क्या कारण है कि लोग फिर भी बीमार पड़ रहे हैं? देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो जैसे कुछ बातें कही गई हैं कि हमको ये करना चाहिए, लेकिन हम जी, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। जी। हम नहीं कर रहे हैं तो फिर तो उसके इसको दुष्प्रभाव हमको कैसे आएँगे। पालन कैसे देखिए, इसके करवाया जाए? 2-3 बातें हैं। पहली बात तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमको चूँकि ये शास्त्र पहले लिखा गया है, तो हाँ, उसको आज के समकालीन समय के हिसाब से लोगों जी, को समझाने के लिए उसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को उसके हिसाब से एडजस्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। विशेषज्ञों को, जो लोग आयुर्वेद हाँ, को प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका भी दायित्व है कि वो इस मीन पर कि ध्यान दें। थोड़ा-सा इसको जो है और मेरा मानना है कि जो रिवाइज़ करना है। रिवीजन का मतलब मेरा वो नहीं था। हाँ, कोई बात किसी भाषा में लिखी है, संस्कृत में लिखी गई है, तो हाँ, उसको हाँ। आम पब्लिक तक पहुंचाने के लिए माध्यम ढूंढना होगा ना।
कि वो आम पब्लिक समझ जी, सके। जी। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें ये है कि हमको सबसे बड़ी बात जो करनी होगी कि इसको किसी तरह से एजुकेशन सिस्टम में इसके उस एस्पेक्ट को जो हुँ। डे टू डे लाइफ में नीडफुल है, उसको जी, भी इंक्लूड करना पड़ेगा। थोड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। इंक्लूसिवली कुछ पॉलिसी ऐसी बनाई प्राइमरी जाएगी। एजुकेशंस जी, में जी, भी जी। इसको वैसे किया इंक्लूड है, किया सरकारों ने जाए। इसको किया जी, है, 8वीं के हाँ। पाठ्यक्रम में है, 10वीं जी। 12वीं के पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत इंक्लूज़न जी, हुआ है जी। और इस इंक्लूसिव पॉलिसी को प्रयोग करना हुँ, पड़ेगा। ऐसा जी। नहीं कि आयुर्वेद देखिए प्रयोग नहीं होता है। जी, आयुर्वेद जी। का प्रयोग जनमानस में शुरू से था। हाँ, ये घर-घर में ही इनफैक्ट लोकाचार में होता रहा है। है। आप ऐसी बहुत सारी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म में आप ऐसे बहुत सारे कहावतों को पाएँगे जो जनश्रुति में बहुत पॉपुलर है। एक बड़ा ही जैसे? प्रचलित कहावत है कि चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ अषाढ़े बेल। ओह! ख़ैर और मैं तो पहली बार सुन रही हूँ नहीं ये ये कहावत। दर्शक पु- आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये कहावत आपने सुन रखी है नहीं या ये अभी और है। इसमें इसमें अच्छा। पूरा 12 जो महीने हैं क्या नहीं प्रयोग करना है इसका वर्णन आया है। जी। तो इसके आगे है कि सावन साग न भादो दही, क्वार करेला न कार्तिक मही, अगहन जीरा पूसे धना, माघे मिश्री फागुन चना। मैं तो हाँ, पहली बार। ई बारह जो दे बचाए, वहीं घर वैद कबो न जाए। ओह! मतलब इन 12 चीजों का जो व्यक्ति सेवन पालन नहीं करें। करेगा इन ऋतुओं में, हुँ, उसके घर वैद कभी नहीं जाएगा। इस तरह की बात कही गई है। और जी, हमारे दादी नानी और बड़े बूढ़े इसको बोलते हैं और कई बार पालन भी करते हैं। और हम जी, पाते हैं कि इस तरह की चीजों का पालन करने से लाभ भी मिलता है। तो जी। ये जनसामान्य में कहीं ना कहीं मौजूद है। आयुर्वेद हमेशा से हमेशा रहा से है। देखिए ये कहीं जी, जाने वाला नहीं है। जी, जी। जो जीवन का विज्ञान है वो कहाँ जाएगा, जब तक जीवन है बिल्कुल, तब तक ये बिल्कुल, विज्ञान रहेगा। बिल्कुल। हाँ, हम उसको कितना अपने जीवन में पालन कर पा रहे हैं, उसका उपयोग कर पा रहे हैं, उससे उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। सर अभी आपने जो कहावत कही काफ़ी अच्छी थी और मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी कि क्या आपने ये सुन रखा है पहले से? अगर आपने ये सुन रखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इन लोगों को ये पहले से पता था। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर मैंने जो देखा है कि आयुर्वेद जो है कुछ रोगों में जैसे कि गठिया रोग हो गया या पेट से संबंधित बीमारियां हो गई, आईबीएस है, इस प्रकार के रोगों में काफी अच्छा जो है रिजल्ट मिलता है आयुर्वेद चिकित्सा से। सर आप भी इतने सालों से प्रैक्टिस में हैं, आपका सर क्या कहना है कि मतलब आयुर्वेद किस प्रकार की बीमारियों में ज्यादा कारगर है? देखिए आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति के रूप में कारगर है और लगभग हर तरह की बीमारी में आयुर्वेद का प्रयोग शास्त्रों में वर्णित है। पर जो आज की आधुनिक जीवन शैली है, जिसमें हमारे खान-पान का और हमारे जीवन शैली में जो बदलाव आए हैं, के कारण से जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़े हैं जी, और इन लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं बड़ी तादाद में, जी, इनमें आयुर्वेद का रोल आज ज़्यादा प्रासंगिक है। क्योंकि और चिकित्सा पद्धतियाँ भी हैं, जो इन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स में कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। बिल्कुल। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी जो लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें आयुर्वेद का रोल अच्छा है। अगर इनको प्रयोग किया जाए तो ये रिहैबिलिटेटिव केयर में, हेल्थ प्रमोटिव एस्पेक्ट में बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जी। देखिए आयुर्वेद ये मानता है कि जल, वायु, देश, काल ये हम्म, हमारा स्वास्थ्य इन पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पर्यावरण पर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। यथा लोके तथा पिंडे, जैसा डेफिनेटली प्रकृति सर। में वैसा शरीर में है। जी। तो अगर हम अपनी प्रकृति को दूषित करेंगे तो हमारा शरीर भी दूषित होना दूषित है, होगा। बिल्कुल। तो हमारे वातावरण का, हमारे जो पर्यावरण है उसका हुँ, प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक हमारे स्वास्थ्य पर हुँ, पड़ता है। आयुर्वेद में हमेशा जो ये बात कही गई सोशल हेल्थ में, जी, प्रकृति को भी हेल्थ के साथ लेकर चलना। अभी हमने जी, किया क्या, हमने अपने मटेरियलिस्टिक पर्पज से नेचर और स्पिरिचुअलिज्म से अपना कनेक्ट तोड़ दिया है। तोड़ दिया। अब हो क्या रहा है, हमने प्रदूषण के स्तर को बहुत बढ़ा रखा है। अभी जी, राजधानी का जो दिल्ली हालचाल की रहा, हाँ, बात कर राजधानी का लेते जो हालचाल हैं। रहा जी, और देश के कई हिस्सों में लोग परेशान हो रहे हैं। उसमें उनकी सीधे कोई गलती नहीं है, मतलब वो कुछ गलत खा के परेशान नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओवरऑल एक्टिविटी है, जी, उसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उससे हर व्यक्ति परेशान है। जी, इस प्रकार से अगर हम अपनी प्रकृति का या अपने
जो संसाधन उनका अत्यधिक दोहन न करें। तो कहीं न कहीं जो प्रदूषण से परेशान है, वही प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार भी बिल्कुल, है। हम ही ज़िम्मेदार हैं। जी, हम ही बिल्कुल। धरा का जितना भी नुकसान हो रहा हुँ, है, वो कोई जीव-जंतु दूसरा नहीं कर रहा है, वो जी, हम ही कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ही इसका सबसे बिल्कुल। ज़्यादा दोहन कर रहे हैं और हुँ, हुँ, लास्ट में ये हमारे ऊपर ही नुकसानदेह होगा। जो हम कर रहे हैं, इसका राइट, नुकसान भी हमें ही सहना है। जी। अब हमने अपनी सारी चीज़ों को, जो चीज़ें व्यवस्थित थीं, जो तरीके थे, उसको छोड़ दिया। हम आज की डेट में कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, इस तरह के फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारे ही स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हैं। बहुत सारे जी, एलर्जिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और उस जीवन शैली का ही कारण है कि इस तरह के जो अभी आपने नाम लिए, कई सारी आज मधुमेह हुँ। का हम हब हैं। धन्यवाद सर। आज का टॉक शो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सबको ये पसंद आया होगा और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना और इसी तरीके से मैं आप लोग के सामने जो है एक नया टॉक शो लेकर फिर आऊँगी। उसमें कुछ और अच्छी बातें होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित बातें होंगी, आप सबके हित की में बातें होंगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद एमिन। आप सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग आयुर्वेद की इन बातों को अपने जीवन में उतारें और एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ देश के निर्माण में सहायक बने। थैंक यू। थैंक यू सर।